दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष कुछ सामाजिक मुद्दे के ऊपर दोस्तों एक नई क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कच्चा तीबू द्वीप के बारे में। ठीक है, देखिए आजकल बड़ा गर्मी गर्मा का माहौल चल रहा है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के समय ही ये मुद्दा गर्मा गया। तो क्या कनेक्शन है इसका चुनाव से, क्या कनेक्शन है इसका इंदिरा गांधी से, सोनिया गांधी से, या फिर कैसे मोदी जी की एंट्री इस मामले में हो गई और यहाँ पर कोने में श्री रामचंद्र। ठीक है, अब आपको लगेगा कि हर मुद्दा धार्मिक होता जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पज केवल इन्फॉर्मेशन देना है और बताना है कि कैसे इसका संबंध भगवान श्री रामचंद्र जी से भी है। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा तीबू द्वीप, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। कच्चा तीबू द्वीप है क्या? तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दोस्तों एक मैप दिख रहा होगा। ये जो मैप है दोस्तों, एक तरफ भारत का एरिया है। जब आप भारत में दक्षिण की तरफ जाएंगे दोस्तों, दक्षिण की तरफ जाएंगे, देखिए गुजरात है, नीचे की तरफ ये करके जाएंगे दोस्तों। जो दक्षिण वाला एरिया है, यहाँ पर दोस्तों ये राम सेतु बना हुआ और यहाँ पर दोस्तों ये श्रीलंका है। ठीक है, इसके बीच का जो एरिया है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये है भारत और यहाँ है श्रीलंका। इन दोनों के बीच में दोस्तों एक जो जगह है, ये वाला जो लोकेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये वही लोकेशन है जिसे कच्चा तीबू द्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीप का मतलब है ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो ये चारों तरफ से जल से घिरा है और रामेश्वरम जो स्थान है दोस्तों दक्षिण में, वहां से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसी तरह से जो श्रीलंका है, श्रीलंका में यहाँ पर दोस्तों जाफना नाम का एक शहर है। ये जाफना से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। ठीक है, तो पहले बात तो इसका लोकेशन आप याद रखिए। दूसरी बात हम करेंगे कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये जो बीच वाला एरिया है जिसे हम राम सेतु कहते हैं, ये वही राम सेतु है दोस्तों। ये यहाँ पे नहीं, देखिए ये अलग एरिया है। ये जो राम सेतु दोस्तों, ये कुछ इस डायरेक्शन में बना हुआ था। ये राम सेतु है जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने तैयार किया था लंका जाने के लिए। आप सभी इससे वाकिफ होंगे। ठीक है, ये इसी के पास में स्थित है। इस राम सेतु के ऊपर के हिस्से को दोस्तों पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं, या फिर पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर है नीचे की तरफ दोस्तों, ऊपर की तरफ को दोस्तों पाक जल संधि, या इसे हम पाक की खाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ एरिया देख लेंगे दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी में ही ये पाक की खाड़ी स्थित है, यह आप याद रखेंगे। नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों तो ऊपर पाक की खाड़ी है, उसी तरह से नीचे की तरफ दोस्तों मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ये जो ब्रिज है दोस्तों, ये इन्हीं दोनों खाड़ियों को अलग करता है। तो ये जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, ये मामला किससे संबंधित दोस्तों, यह एक जल डमरू मध्य से संबंधित है, जो कि नीचे हिंद महासागर और ऊपर बांग्लादेश, ऊपर यहां पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो पहले आप इसे याद रखिए। तो वही चीज यहां पे लिख रहा है कि यह हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच में स्थित है ये जो जल डमरू मध्य। अब आते हैं विवाद क्या है, इसको जान लेते हैं। अभी तो आपने सिर्फ जगह के बारे में समझा, अब विवाद क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सीधा सीधा समझिए विवाद क्या है दोस्तों। यह द्वीप जो है, पहले आप इसका आकार समझ लीजिए, यह करीब 285 एकड़ का एक हरित द्वीप है। ठीक है, हालांकि पीने वगैरह के लिए साफ पानी भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ कोई जनता नहीं निवास करती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा है। बस यहाँ मछुआरे जाते हैं, मछली मारने का काम करते हैं। यहीं पर क्यों मछली मारने का काम किया जाना, क्योंकि ये जो द्वीप है ना, इसके आसपास में दोस्तों झींगा मछली बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसे में मछुआरों को रोजी रोटी के लिए, एक रामेश्वरम से नजदीक भी है, यही कारण है कि यहाँ मछुआरे मछली मारने जाते हैं। अब ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये जरा जान लेते हैं। तो ये जो हरित क्षेत्र है दोस्तों, इस हरित क्षेत्र में जब भी भारतीय मछुआरे मछली मारने जाते हैं तो उन्हें श्रीलंकाई नौसेना गिरफ्तार कर लेती है। श्रीलंकाई नौसेना मतलब श्रीलंका की जो नौसेना है वो इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। मतलब भारतीय मछुआरों को सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। भाई ये बात तो देखो, मुद्दे की बात करते हैं तो गलत है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बात है। तो यहां पर मछुआरों के ऊपर हमला किया जाता है, किसके द्वारा, श्रीलंकाई सेना के द्वारा। गोलीबारी में कई सारे मछुआरे मारे भी गए हैं। इसके अलावा मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक में लगभग 6000 से अधिक, ठीक है, जो आंकड़ा है दोस्तों, 6000 से अधिक मछुआरों को अब तक श्रीलंका की सेना ने गिरफ्तार कर लिया, या फिर उन्हें किसी न किसी तरीके से न्यायिक हिरासत में भेज ही दिया जाता है और दोबारा छोड़ा नहीं जाता है। तो भाई कौन है हमारे देश में जो इन मछुआरों के बारे में
सोचने को तैयार है। तो अगर मुद्दा गरमाया है तो मुद्दे का हल भी निकलना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि और क्या बात है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई आज का मामला नहीं है, ये नियमित मामला है। हमेशा वहां छापेमारी की जाती है, हमेशा मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता है, कोई नई बात नहीं है, ये लंबे समय से होता आ रहा है। कई बार मछुआरे अपनी जान बचाने के लिए अपनी नौका छोड़कर भाग जाते हैं तो नौसेना उनकी नौका को ही जब्त कर लेती है। अभी तक हजारों नौकाएं जब्त कर ली जा चुकी। भाई जाहिर सी बात है, छापा मारा जाएगा तो मछुआरे तो भागेंगे, अपनी नौका तो बचाएंगे नहीं, ऐसे में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस मामले को किस तरह से राजनीति में जोड़ा गया उसको हम समझ लेते हैं। तो दो चीजें हैं दोस्तों, एक तरफ है भाजपा, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ है एक नया गठबंधन जो बनकर तैयार हुआ है जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। ये इंडिया जो नया दल है जिसमें तमाम क्षेत्रीय पार्टी के जो नेता हैं दोस्तों, इन्होंने अपना बिगुल फूका है। अब इन दो लोगों ने क्या कुछ कहा ये जरा समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 2014 में ही दोस्तों केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई थी, तब से बीजेपी ने इस मामलों को लेकर कुछ भी नहीं किया। हालांकि कई बार ट्वीट वार चला, ठीक है, एक आदमी ट्वीट करता है, दोबारा ट्वीट का जवाब दिया जाता है, फिर ट्वीट, ये ट्वीट वार ही चला, लेकिन इसके लिए कोई बहुत बड़ा ठोस कदम नहीं उठाएगा। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, आप केवल मामला समझिए। तो केंद्र सरकार ने 2014 में कन्याकुमारी में घोषणा की थी कि वो कच्चा तीवी द्वीप को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में एक बार फिर से यह मामला उठ खड़ा हुआ कि इस बार हम निश्चित रूप से कच्चा तीवी द्वीप को श्रीलंका से लेकर अपने देश में शामिल कर लेंगे या कोई न कोई एक बेहतर हल इसका हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, जिसे हम भारत भी कह रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया गठबंधन है दोस्तों, भारत नहीं, इसे भारत कहना सही नहीं दोस्तों, ये इंडिया गठबंधन ही है। ठीक है, इसका नाम ही दोस्तों इंडिया है, तो आप इंडिया ही याद रखें तो ज्यादा सही है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा किया कि अगर ये केंद्र में हमारी सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है तो कच्चा तीवी जो द्वीप है उसे प्राप्त करने में वो पूरी मदद करेंगे और निश्चित रूप से इस मामले को सुलझा देंगे। तो भैया बिगुल फूका जा चुका है लोकसभा चुनाव का, तो हर आदमी ही चाह रहा है कि किसी न किसी तरह वो थोड़ा सा मछुआरों के लिए कुछ बातें करके वोट बटोर ले, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि अभी इस मामले को सुलझाया नहीं गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉमन सी बात यह है कि मछुआरों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या यह सदियों से गिरफ्तार किया जा रहा है या मछुआरे वहां जाते ही क्यों हैं? तो जरा उन कहानियों को समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। भाई जब मछुआरों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, या तो मछुआरों को जाना नहीं चाहिए या तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो क्या मामला है, जरा उस पर हम अपना फोकस करते हैं। तो दोस्तों कच्चा तीवू वास्तव में किसका है? यह भारत का है या श्रीलंका का है? ये जरा इतिहास के पन्नों को खंगाल के देखते हैं कि सत्य क्या है, जरा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चर्चा करने के लिए आपको मैं लेके चलता हूं 1974 के दौर में, जहां पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और पूरे दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री, ये तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना, पूरे दुनिया में किसी देश में पहली बार कोई अगर महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो वो थी दोस्तों सिरिमाओ भंडारनायके। कहां की प्रधानमंत्री चुनी गई थी? ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ठीक है, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, यह श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। और याद रखेगा विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री का जो महिला पीएम का खिताब है दोस्तों, वो भी किसके नाम पर है दोस्तों? वो इन्हीं सिरिमाओ भंडारनायके के पास है। ठीक है, अगर ये ना होती तो संभवतः इंदिरा गांधी जो है दुनिया की पहली पीएम बनी होती। ठीक है, दुनिया की मतलब दुनिया में पहली बार किसी देश में किसी महिला को पीएम बनाया गया। अब मुद्दा करते हैं कि हम आपको 1974 में लेके क्यों आए हैं। दोस्तों 1974 में भारत में तत्कालीन पीएम थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 1974 से लेकर 76 के मध्य एक दो नहीं पूरे 4 समुद्री सीमा समझौता किया कि भाई देखिए जिस तरह से हमारे राज्यों में सीमाएं बनी हुई हैं, हमारे देश की सीमाएं बनी हुई हैं, हमारे घर की सीमाएं बनी हुई हैं, जैसे आपका जो घर है आप अपने पड़ोसी के घर में दखल नहीं दे सकते ना, एक सीमा है। ठीक है, उसी तरह से समुद्र में भी एक सीमा निर्धारण की आवश्यकता थी कि किसी तरह श्रीलंका से चल रहे इस विवाद को समाप्त किया जाए। तो दोस्तों एक बैठक हुआ, और ये बैठक 2 जगह हुआ, दिल्ली में भी हुआ और कोलंबो में हुआ। कोलंबो को दोस्तों श्रीलंका की राजधानी भी माना जाता है, हालांकि उसकी मुख्य रूप से जो राजधानी है वो जयवर्धनपुरम कोट्टे है। ठीक है, लेकिन कोलंबो को श्रीलंका की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो वहां भी बैठक हुआ। उस बैठक में जो फैसला लिया गया, उस फैसले के तहत मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं, ये जो कच्चा तीवू द्वीप था ये इंदिरा गांधी ने कुछ शर्त के साथ श्रीलंका को सौंप दिया। हे भगवान, हो गया टेंशन।
यहीं से कहानी हो जाती खराब। इसके पहले तो किसका था किसका नहीं था ये दावा दावा ही चल रहा था, लेकिन ये जो समाधान हुआ ये ठीक समाधान नहीं हुआ। किसी चीज का समाधान जब भी होना चाहिए बेहतर होना चाहिए, सही होना चाहिए। यहां पर समाधान ये हुआ कुछ शर्तों के साथ। अब वो शर्त कौन सी थी मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। कुछ शर्तों के साथ इस कच्चा तीबू दूब को इंदिरा गांधी जी ने स्वयं से ले जाके किसको अर्पित कर दिया, ले जाके श्रीलंका को अर्पित कर दिया। यही कारण था कि मैंने स्क्रीन पर जो एक फोटो लगा रखी है यहां पर एक चीज लिखा हुआ कि बहू रखेगी सास का मान। भाई इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी हैं, तो भाई इंदिरा गांधी जी ने उस जगह को खुद ही सौंप दिया था, क्या इनका मान रखेंगी या फिर नया दामन थाम कर वापस लाने जाएंगी। यहां वापस लाने का मतलब इंदिरा गांधी के विपक्ष में वो काम कर रही है ना, इसीलिए टैगलाइन मैंने रखा। खैर आइए बात करते हैं आगे कि आगे की बात क्या है। चलिए ये तो रही ये बात दोस्तों। अब यहां पर जो सिरिमाओ भंडार नायके हैं, ठीक है, जो कि पहली महिला पीएम है श्रीलंका की भी और वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो भी किसी देश में, दोस्तों इनका जो नेचर था वो काफी कुछ इंदिरा गांधी जी से मिलता जुलता था। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था उसी तरह से श्री माओ ने उस दौर में श्रीलंका में आपातकाल लगाया था। जिस तरह से इनके भी एक पुत्र थे दोस्तों, उनका नाम था अनुरा। अनुरा नाम के इनके पुत्र थे। अनुरा की छवि भी इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से काफी मिलती जुलती नजर आई है। किस मामले में, छवि किस मामले में, क्या चेहरा से मिल रहा था? नहीं, चेहरा से नहीं। कई सारे घोटालों की जांच अनुरा पे भी चल रही थी और कई सारे घोटालों की जांच किस पर चल रही थी, यहां संजय गांधी पर चल रही थी भारत में। तो ये एक दोस्तों चीजें देखने को मिली। हालांकि जब इन्होंने सिरिमाओ ने क्या किया, श्रीलंका में आपातकाल लगाया तो बाद में आपातकाल की जांच हुई। आपातकाल के जांच में इनका और इनके बेटे का भी नाम आया कि जांच में काफी चीजों का दुरुपयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें थी। कुल मिला जुला के ये दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोस्ती के चक्कर में कच्चा तीबू हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, आइए अगले मुद्दे की बात करते हैं। कच्चा तीबू के संदर्भ में कुछ बातें और जान लीजिए। 1974 में 26 जून को जो पहली बैठक हुई थी, ये दोस्तों बैठक हुई थी कोलंबो में, और जो दूसरी बैठक हुई थी 28 जून को हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी। इसी बैठक में दोस्तों कुछ शर्त के साथ एक कच्चा तीबू जो है श्रीलंका को सौंपा गया था। वो शर्त कौन सी है ये जरा जान लीजिए। उस शर्त में था कि कच्चा तीबू द्वीप पर भारतीय मछुआरे जाएंगे लेकिन मछली नहीं मारे जाएंगे। तो का घंटा बजाने जाएंगे, क्या करने जाएंगे बताइए? वहां झींगा मछलियां ज्यादा पाई जाती है तो मछुआरे वहां क्या करने जाएंगे? तो भारतीय सरकार ने कहा भारतीय मछुआरे वहां आराम करने जाएंगे। वाह भाई वाह, मतलब किसी के बारात में भी जाना है और नाचना भी है और खाना भी नहीं है। गजब की कहानी भाई। अरे आराम करने क्यों जाएंगे? वहां जाते तो मछली मारने जाते हैं ना, या तो इस तरह की शर्त ही नहीं रखनी चाहिए थी। चलिए आइए मुद्दे की बात करते हैं। जो हुआ सो हुआ। तो कहा गया कि यहां पर वो अपना जाल सुखाने जाएंगे, जो इस जाल से मछली मारते हैं उस जाल को सुखा सकते हैं, खुद आराम कर सकते हैं, बस यही वो कर सकते हैं। इस द्वीप पर इसके अलावा एक चर्च भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो कहा गया अगर वहां पे कोई व्यक्ति उस चर्च में जाना चाहता है तो उसको वीजा उजा नहीं लेना पड़ेगा। वीजा वाली बात साइड में रखिए, जब किसी देश में कोई दूसरे देश का नागरिक जाता है तो वीजा लगता है, ठीक है। बहुत सारे देश वीजा नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगता है। तो यहाँ कहा गया कि भाई उस चर्च में किसी को जाने की मनाही नहीं होगी, ठीक है, तो उस चर्च में भी लोग जा सकते हैं लेकिन मछली नहीं मार सकते। मतलब जो काम की बात है वो छोड़कर बाकी और 2-3 बातें कर सकते हैं। ये एक ऐसी शर्त रखी गई, ठीक है। आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या है मामला, ठीक है। अब जाहिर सी बात देखिए आज की हिसाब किताब क्या है। अब हिसाब किताब दोस्तों गड़बड़ यहां से होगा कि भारतीय मछुआरे अगर वहां जाते हैं आराम करने दोस्तों, तो नौसैनिक, श्रीलंका के जो नौसैनिक होते हैं वो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और साबित कर देते हैं कि हम मछली ही मार लेते हैं, क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं। और उनको जबरदस्ती परेशान किया जाता है, ठीक है, उन्हें गोली मार दिया जाता है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। अभी मैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री का एक घटिया बयान आपको बताऊंगा, वो बयान सुनिएगा, ठीक है, तब आपको लगेगा कि मतलब क्या ही रह गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जो हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया कि भाई इसका संबंध राम जी से है। तो भाई ये राम जी को यानी धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? छोटा सा मामला था दोस्तों। आपने देखा कि ये जो जगह है कच्चा तीबू, ये ठीक रामेश्वरम, जो राम सेतु है रामेश्वरम से गया हुआ है, ये ठीक उसके पास में स्थित है। रामेश्वरम से कच्चा तीबू की जो दूरी है वो मात्र 30 किलोमीटर की दूरी है। अब दोस्तों मामला ये हुआ कि ये जो राम सेतु बनाया था ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनाया था। तो राम जी तो उस राम सेतु का इस्तेमाल करके लंका चले गए, लंका में रावण को पराजित भी किया और उसके बाद वहां की गद्दी किसे सौंप दिया? विभीषण को सौंप दिया। और रावण के पुष्पक विमान से कहां चले आए? दोबारा वो अपने अयोध्या लौट आए, ठीक है। तो दोस्तों दोबारा राम सेतु का इस्तेमाल उन्होंने
नहीं किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इतने बड़े पुल का किसी ने तो संरक्षण किया होगा। तो संरक्षण के तौर पे माना जाता है कि मदुरई के राजा के जो वंशज थे वो लंबे समय से उसी राम सेतु का संरक्षण कर रहे थे, और इसीलिए दोस्तों उन्हें रामनद कहा जाता था। कई जगह पे दोस्तों उन्हें रामनद कहा गया है, कई जगह पे उन्हें रामानंद कहा गया, ठीक है, रामनद, रामानंद, ठीक है, ये सारे नाम जो है दोस्तों उन्हीं से संबंधित हैं। उनके पास उस क्षेत्र की जमींदारी भी थी, तो वहां का देख रेख करना, उसके आसपास के क्षेत्रों की देख रेख करना, ये सर्वप्रथम किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस रामनाद के जमींदार लोगों की काम था दोस्तों कि उसका स्थान का संरक्षण करता है। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लंबे समय से ये जो स्थान था ये भारत के अधिकार क्षेत्र में रहा था, ये श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में तो था ही नहीं। और जो श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में नहीं था उसे इंदिरा गांधी जी ने कैसे श्रीलंका को सौंप दिया, ये क्वेश्चन मार्क का विषय बनता है, ठीक है। चलिए, करा कुछ समय बाद यहां अंग्रेज आ गए, दक्षिण भारत में अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज जाकर उस स्थान पे एक चर्च का निर्माण कर दिया, ठीक है, एक चर्च का निर्माण कर दिए, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। सबसे पहले तो बंबई प्रेसिडेंसी नाम सुना होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो ये जो कच्चा तीवी द्वीप था दोस्तों ये अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। पहले तो यहां जमींदार लोगों के नियंत्रण में था, बाद में किसके पास आ गया? यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। असली विवाद शुरू हुआ दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी में। सर ये 1921 ईस्वी में ऐसा क्या विवाद हो गया? दोस्तों जो श्रीलंका था और जो भारत था ये दोनों ही अंग्रेजों के उपनिवेश थे। भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था और श्रीलंका भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, लेकिन दोनों के गवर्नर जनरल वगैरह अलग अलग होते थे। वायसराय जो वहां को कंट्रोल करते थे सारी चीजों को, वो अलग अलग व्यक्ति थे। तो जो श्रीलंका में बैठा हुआ गवर्नर जनरल है उसने कच्चा तीवू को अपने मैप में दिखा दिया, और जो भारत में बैठा हुआ व्यक्ति था, ठीक है, सिर्फ प्राचीन व्यक्ति, उसने कच्चा तीबू को अपने मैप में दिखा दिया। अब मैप की कहानी फंस गई। अब ये हुआ कि भाई ये है किसका, यह है किसका, यही मामला है। तो वही लिख रहा दोस्तों कि असली विवाद 1921 में शुरू हुआ। भारत और सिलोन यानी श्रीलंका दोनों ही स्थानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, और अंततः अंग्रेजों ने सर्वेक्षण करके कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। अच्छा, अंग्रेज का काम था दोस्तों झगड़ा लगाना हर जगह, चाहे वो मुसलमानों को लेकर के झगड़ा लगाया, आपने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का नाम सुना होगा, या फिर दोस्तों आगे चल के दलितों को उन्होंने कैप्चर करने का प्रयास किया। मतलब कुल मिला जुला के हर जगह उन्होंने फंसा के ही रखा कि लोग कभी उबर ना पाए, और उन चीज़ों से हम आज तक नहीं उबर पाए, ईमानदारी से मानिए तो। और यहाँ भी अंग्रेजों ने कुछ ऐसा ही किया, मैप में डालकर बाद में इस स्थान को, जो कच्चा द्वीप जो भारत का अखंड हिस्सा था, अभिन्न अंग था, उसे काट कर किसे दे दिया गया? श्रीलंका में शामिल कर लिया गया 1921 में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अंततः 1947, अब 21 से लेकर 47 आजादी तक में ये लड़ाई चलती रही कि वो है किसका, ठीक है। दोनों लोग उस हिस्से को अपना मानते थे, और वहां कई बार ऐसी झड़पें भी होती थी, लड़ाइयां होती थी। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कच्चा तीवी द्वीप को भारत सरकार ने तमिलनाडु के अंतर्गत शामिल कर लिया। कहा यह श्रीलंका उनका हिस्सा नहीं है, ये भारत का भिन्न अंग है, और भारत में जो राज्य तमिलनाडु है यह तमिलनाडु का भिन्न अंग है। तो दोस्तों इसको कहां शामिल कर लिया गया? आजादी के समय की बात कर रहे हैं, 1947 में सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से इसे भारत का हिस्सा माना गया। ऐसे में दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहते थे। अंततः 1974 की बात आई, इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी ने सोचा समुद्री सीमा रेखा का निर्धारण करना होगा, और विवाद को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी ने हमेशा के लिए उस स्थान को श्रीलंका को ही सौंप दिया, इस शर्त के साथ कि यहां बैठकर हमारे मछुआरे जाल सुखाएंगे और आराम करेंगे, लेकिन मछली नहीं मारेंगे, ठीक है, लेकिन मछली नहीं मारेंगे। तो दोस्तों ये रहा कहानी। अच्छा, 1974 के बाद इस स्थान का क्या हुआ, जरा उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। बात आती दोस्तों 1991 की। 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि दोस्तों इसे पूरी तरीके से भारत में मिला लिया जाए, जो अभी श्रीलंका का हिस्सा है वो उसे न शामिल किया जाए वहां पर, इसे पूरी तरह से मिला दिया जाए, क्योंकि इसके पहले भाई 1947 में तो माना गया था, लेकिन 74 में फिर इंदिरा गांधी जी ने तो दे भी दिया ना, तो वापस इसे भारत में शामिल करने के लिए तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव
पारित हुआ। दूसरी तरफ श्रीलंका, अच्छा भाई जाहिर सी बात है प्रस्ताव पारित हुआ तो क्या श्रीलंका ने कोई जवाब दिया? श्रीलंका ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, श्रीलंका अपने में परेशान था। श्रीलंका में एक संगठन था दोस्तों लिट्टे, एकदम नाक में दम कर दिया था। कभी मैं एक वीडियो दूंगा आपको लिट्टे के ऊपर, ठीक है। तो लिट्टे समुदाय से लड़ते लड़ते श्रीलंका ऐसे ही तहस नहस हो गया था, इसलिए उसने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और इसको जैसा का तैसा छोड़ दिया, ठीक है। और आगे क्या होता है दोस्तों, मछुआरे भी पहले की तरह जैसे वहां मछली पकड़ने जाते थे वो जाने लगे और आसपास वहां पर अत्यधिक मात्रा में झींगा मछलियां थी, इसलिए लगातार जो तमिलनाडु के मछुआरे थे वो निश्चित रूप से कच्चा तीबू द्वीप जाते थे और श्रीलंका की सरकार लिट्टे को सफाया करने में लगी पड़ी थी, इसलिए वो कच्चा तीबू द्वीप पर ध्यान नहीं देती थी और मछुआरे वहां मछली लगातार मारते रहे। लेकिन जब लिट्टे का खात्मा हुआ, और लिट्टे का खात्मा कब हुआ दोस्तों? वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में जब लिट्टे पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब श्रीलंका सरकार ने डिसाइड किया कि अब कच्चा तीबू द्वीप पर हमको अधिकार करना है और इसको अपने कंट्रोल में रहकर रखना है, क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री ने ही कच्चा तीबू द्वीप हमें दे दिया था, तब कोई रोकने टोकने वाली बात ही नहीं है। अब उन्होंने यहां पर ध्यान देना शुरू किया और यहां पर अपनी नौसैनिक सेना को भेजा, अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, ठीक है। भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी कारण AIADMK नेता दोस्तों, आपने जयललिता जी का नाम सुना होगा। जयललिता जी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां जाकर दलील दिया कि बिना संविधान संशोधन के सरकार ने भारत की जमीन किसी और देश को दे दी, ये कैसे संभव है? ये दलील दिया गया किसकी तरफ से? जयललिता जी की तरफ से दिया गया कि भाई इंदिरा गांधी जी ने किसकी सहमति से, तमिलनाडु का हिस्सा था ना, तो किसकी सहमति से इस जमीन को किसी दूसरे को सौंप दिया? क्या कोई संविधान संशोधन हुआ? क्या जो तमिलनाडु की विधानसभा थी क्या उससे पूछा गया? कुछ नहीं किया गया। ये चोरी चोरी चुपके चुपके धीरे धीरे सारे काम कर लिए गए, लेकिन कभी किसी बात को जाहिर नहीं किया गया। 2011 में जयललिता जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तमिलनाडु की। उसके बाद विधानसभा में इस मामले में एक प्रस्ताव भी पारित करती हैं, किंतु 2014 में जो अटॉर्नी जनरल रहते हैं उनका नाम है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी के सामने जब इन्होंने प्रस्ताव रखा तो मुकुल रोहतगी ने कहा देखिए उस स्थान कच्चा द्वीप छोटा सा द्वीप है और उससे श्रीलंका को सौंप दिया गया, अगर इस बारे में हम दखल देते हैं तो सीधे सीधे युद्ध छिड़ जाएगा और श्रीलंका के साथ हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। और कब की बात है दोस्तों? 2015 की बात है, ठीक है, 2014 की बात है, 2014 की बात है। ये वही समय है जब लोकसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान दोस्तों लगातार कई बार ट्वीट वार हुआ, ठीक है, कई बार ट्वीट वार हुआ। ट्वीट वार में दोस्तों एस जयशंकर जी भी पीछे नहीं रहे और लगातार ट्वीट का ट्वीट पे जवाब दिया जाने लगा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 2015 में इस मामले में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, जो हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे ने एक बयान दिया। उस बयान में कैसा घटिया बयान है देखिए कि अगर भारतीय मछुआरे इस इलाके में आएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। गिरफ्तारी की बात नहीं, यहां सीधे सीधे क्या कहा जा रहा है, उन्हें गोली मार दी जाएगी, उनकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में मोदी जी कैसे चुप रहेंगे? अब तो इस आदमी ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है। और याद रखें कुछ हो ना हो, लेकिन अब यह स्थान तो भारत का अभिन्न अंग बनके रहेगा और बनना भी चाहिए। मछुआरों के साथ जो जास्ती हुई वो गलत हुई। आप कल्पना करिए पिछले 20 सालों में दोस्तों 6184 मछुआरे जो दोस्तों वो श्रीलंका सरकार की हिरासत में हैं। आखिर उनकी उम्मीद कौन है? कौन है जो उन मछुआरों को छुड़ा करके जेल से बाहर लाएगा? आप बताइए, आपकी नज़र में कोई व्यक्ति है जो उन्हें इस दरिंदगी भरी जगह से बाहर निकाले? तो इसके बारे में विचार करना होगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन सरकार को कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा मानवता के आधार पर एक बार सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम भी आगे चल के एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे में बड़ी जो है चीज़ें झेलनी पड़ती हैं और वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ झेला जा रहा है दोस्तों ये मछुआरों के द्वारा झेला जा रहा है, यही है कच्चा तीबू द्वीप की कहानी, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इस क्लास को वहीं पे विराम देते हैं। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो डेली आप हमसे जुड़िए, रात को 10 बजे इसी तरह बेहतरीन मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।